बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ के बारे में। आज पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में जानेंगे, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है ये जानेंगे, लॉज क्या हैं ये जानेंगे। सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शन है क्या। तो किसी भी सरफेस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उस सरफेस पर किसी बॉडी के मोशन को अपोज किया जाता है। अगर डिफाइन करें फ्रिक्शन को तो कह सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस बाय वर्च्यू इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी ऑन दैट सरफेस। रिलेटिव मोशन वर्ड यूज करने का एक खास बात यह है कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, दैट मीन्स सरफेस के फ्रेम पर देखें वहां से, तो बॉडी मोशन में नजर आएगी, और अगर उस बॉडी के फ्रेम से देखें तो सरफेस मोशन में आएगा। तो इस तरीके से जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां पर सरफेस दोनों जगह, जिस जगह पर बॉडी एंड सरफेस जहां पर कांटेक्ट में है, उस मोमेंट पर ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। तो उस मोमेंट पर अपोजिंग फोर्स काम करेगा सरफेस पर, और उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। तो अब देखें इसको कि किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है सरफेस पर। देखिए, मान लीजिए ये एक सरफेस है। अभी तक हमने पढ़ा था स्मूथ सरफेस के बारे में, विदाउट हिंड्रेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रफ सरफेस के बारे में। दैट मीन्स सरफेस पर एक हिंड्रेंस होगा, सरफेस पर एक मोशन अपोज करने की टेंडेंसी होगी। अब ये एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस पर अगर हम बॉडी रख दिए, अभी बॉडी कांटेक्ट में है, हमने कहा कि अगर इस सरफेस के फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे और इस बॉडी को अगर मूव करा दें तो सरफेस का ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि बॉडी मूव कर रही है। लेकिन अगर हम यहीं पर एक फ्रेम सेट कर दें इस बॉडी के ऊपर जो मूव कर रही है बॉडी, तो लगेगा ये सरफेस मूव कर रहा है पीछे की तरफ। तो इस तरीके से रिलेटिव मोशन के बारे में हम यहां पर वर्ड जो यूज किए, दैट इज इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन दैट सरफेस। पहले हमने जब स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ा था तो यह देखा था कि अगर बॉडी को सरफेस के ऊपर एक वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर दें तो वो बॉडी उस सरफेस पर कंटिन्यूअस उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर उस बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगी। तो इस तरीके से वहां पर एक्सीलरेशन प्ले में आ जाएगा। अब इस जगह पर हम देखें कि अगर कोई भी बॉडी सरफेस पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं हो तब ये प्रैक्टिकली देखा गया कि कुछ देर के बाद बॉडी स्टॉप कर जाती है। दैट मीन्स अगर सरफेस पर हम प्रैक्टिकली एक बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो कुछ समय के बाद बॉडी रुक जाती है, जबकि हमने कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बॉडी पर लगाया नहीं। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ में यह था कि अगर सरफेस स्मूथ है तो हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता था, तब जाके बॉडी के मोमेंटम में चेंज आती थी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती थी। और विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के बॉडी कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहां पर इस जगह पर क्या होगा कि अगर हम बॉडी को कुछ वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर दें रफ सरफेस पर, तो हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली कुछ देर के बाद बॉडी रुक जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि उस बॉडी एंड सरफेस के कांटेक्ट के बीच एक ऐसा हिंड्रेंस आता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। उसी हिंड्रेंस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसी हिंड्रेंस को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए इस जगह पर क्या है कि जहां पर फ्रिक्शन प्ले में आ गया उस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स हम डिसाइड करेंगे, कहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा। अब यहां पर आप देखें एक चीज कि अगर हम इस बॉडी को रेस्ट पर रखे हैं, इस मोमेंट पर कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है,
फ्रिक्शन तभी प्ले में आएगा जब इस बॉडी को हम खींचने की कोशिश करेंगे, इस बॉडी को मोशन हम देंगे। अभी इस मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो एक वेट लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी के ऊपर। यही दो फोर्स है जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। जैसे ही हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, इस बॉडी की टेंडेंसी होगी मूव करने की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड उस मोमेंट पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, दैट इज हिंड्रेंस फोर्स, एंड इसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए आप यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा इस फोर्स के ऊपर। कैसे? जैसे जैसे हम इस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेंगे, पहले सपोज अगर हमने F फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन जनरेट हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस फोर्स के कारण ये बॉडी मूव कर ही जाएगी। अगर मान लो कि इस सरफेस की प्रॉपर्टी है कि हिंड्रेंस मैक्सिमम सपोज 20 न्यूटन का लगाना है इस बॉडी के ऊपर, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन का है, और हमने अगर फोर्स अप्लाई कर दिया 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, तो क्या होगा, ये बॉडी मूव नहीं करेगी। फोर्स लगाने के बावजूद ही बॉडी नहीं चलेगी। उस हालात में जो फ्रिक्शन यहां पर जनरेट होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। कब तक? जब तक कि मैक्सिमम 20 न्यूटन के इक्वल हम नहीं कर दें, क्योंकि सरफेस की जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम कितना है, 20 न्यूटन। यानी अगर हम देखें तो इस फोर्स को 0 से 20 तक वेरी कराएंगे तब तक ये बॉडी स्टेबल रहेगी, दैट मीन्स इसके अंदर मोशन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। इस तरीके से फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि फोर्स आप बढ़ाते चले जाएं, मैक्सिमम वैल्यू तक जैसे ही पहुंचेंगी, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज लिमिटिंग केस। उस हालात में सपोज हमने फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया और फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन है, दैट मींस उस पोजीशन में बॉडी चलने की पोजीशन में आ जाएगी, और जैसे ही बॉडी चलने की पोजीशन में आ जाएगी उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए जरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले दैट मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका 20 न्यूटन है, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले जितना भी फोर्स आपने अप्लाई किया उस सारा का सारा क्या होगा, सेल्फ एडजस्टेबल होगा। अगर हम कहें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहां 20 न्यूटन सरफेस का है और हम कहें कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए बॉडी के ऊपर, अगर हम पूछें आपसे कि उस मोमेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, क्योंकि बॉडी तो उस मोमेंट स्टैटिक पोजीशन में होगी, तो ये तो तय है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू उस मोमेंट पर क्या होगी, 5 न्यूटन ही होगी। आप 20 न्यूटन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज राइट फ्रॉम 0 टिल द मोमेंट 20 न्यूटन, कहने का मतलब 0 से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तक जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उस बॉडी के ऊपर, ग्रेजुअली फोर्स की वैल्यू हम क्या करें, बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसको एडजस्ट करते जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन उस वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है। अब बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन कर दी, उस मोमेंट पर क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को 20 न्यूटन सेट कर देगा, और हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ऑफर कर रहा है सरफेस वो कितना है, 20 न्यूटन। इसका मतलब उस मोमेंट पर लिमिटिंग केस हो गया, उस मोमेंट पर बॉडी चलने की पोजीशन में आ गई, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसके बाद क्या होगा,
सपोज अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा हो गया, कहने का मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल से ज्यादा हो गई, तो उस मोमेंट पर बॉडी क्या होगा, चल पड़ेगा, क्योंकि उस बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मिल गया। और जैसे ही बॉडी मूव करेगा उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शन सरफेस के बीच आएगा वो लो हो जाएगा, कहने का मतलब वो कम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगा, और उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड उस मोमेंट पर जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रिक्शन 3 तरह का हुआ, कौन कौन, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 तरीके के हो गए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेल्फ एडजस्टेबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स that means maximum value of static frictional force is limiting frictional force, and after that अगर applied force उस maximum value of static frictional force से ज्यादा होगा तो उस मोमेंट बॉडी चल पड़ेगी, एंड उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उस बॉडी के ऊपर दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, फ्रिक्शन क्यों डेवलप हुआ। तो प्रैक्टिकली इस जहां पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोपिक एरिया को अगर ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर देखा गया कि जो सरफेस है जिस पर बॉडी रखी गई है उस सरफेस कैसा है, अप एंड डाउन। बॉडी का सरफेस भी अप एंड डाउन है। उस बॉडी को उस सरफेस पर रखने का मतलब हो गया कि बॉडी का पोर्शन उस सरफेस के पोर्शन से इंटरलॉक हो गया, और जैसे इंटरलॉक हो गया तो इंटरलॉकिंग फोर्स के बराबर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते जब तक वो इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं। जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगा उस मोमेंट पर बॉडी चल पड़ेगी। इसीलिए ये सारी चीजें यहां पर आई प्रैक्टिकली कि उस इंटरलॉकिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। एंड आफ्टर दैट जैसे इंटरलॉक आपका ब्रेक हो जाता है, इंटरलॉक ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि अब दोबारा से उस ग्रूव के अंदर बॉडी का पोर्शन नहीं जा रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स आपका रिड्यूस हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन दैट ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो एक ग्राफ खींचा गया फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स के बीच। अगर इस देखिए इस ग्राफ में, इस ग्राफ को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम इस एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स को ले लें, दिस इज, अगर इस एक्सिस पर हम फ्रिक्शनल फोर्स को ले लें एंड इस एक्सिस पर हम अप्लाइड फोर्स ले लें, दिस इज अप्लाइड फोर्स। यहां फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पर अप्लाइड फोर्स है। जिस मोमेंट पर अप्लाइड फोर्स 0 था उस मोमेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स 0 था, क्योंकि वो उस मोमेंट पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं मिला था। और मैंने कहा कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा टिल द मोमेंट जब ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की अचीव नहीं कर लेता है। यानी ग्राफ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल है। तो यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी टिल द मोमेंट जब ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। इस मोमेंट के बाद में ये आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। यानी ग्राफ यहां से यहां तक, इस पोर्शन तक हमें बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स जितना आप अप्लाई फोर्स करेंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, डेवलप होगा। दैट मीन्स इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल प्रॉपर्टी। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेल्फ एडजस्टेबल है, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट पर है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का पोर्शन है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल हो जाएगी, दैट इज लिमिटिंग। इस जगह पर हम लिमिटिंग कहेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया।
एंड उस मोमेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अगर अप्लाइड फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा करते हैं तब तो क्या होगा, फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप देखिए पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर था, दिस इज FRL, और अब देखिए इस मोमेंट पर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद ग्राफ आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अब फोर्स कितना भी बढ़ा दें, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से अप्लाइड फोर्स कम है या ज्यादा है। अगर अप्लाइड फोर्स कम होगा तो बॉडी रेस्ट पर होगी, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन यहां पर एक चीज आया कि फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या कोई पैरामीटर है, हमारे पास क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है, हाउ टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। उसके लिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन प्ले में आया। लॉज ऑफ फ्रिक्शन यह कहता है कि किसी भी बॉडी को अगर सरफेस पर आप रखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करता है उस बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में, इट इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पहला ये फ्रिक्शन का ये लॉ है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस में ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और अगर सरफेस में इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली कम होगा। आप एज पर एग्जांपल, ये तो रियल लाइफ का एग्जांपल है, आप कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर आप चलाएं साइकिल को, मोटरसाइकिल को, कार को, और एक प्लेन रोड पर आप चलाएं, आप खुद डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ता है वहां पर अगर आप चलाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा रेस देना पड़ता है, ज्यादा आपको वहां पर फोर्स लगाना पड़ता है। बिकॉज कारण क्या है, कारण यह है कि वहां पर हिंड्रेंस ज्यादा मिल रहा है, और जब आप प्लेन रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, कम रेस देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस कम है। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए कहा गया कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। तीसरी चीज, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और इसके लिए रिलेशन दिया गया। क्या रिलेशन ये दिया गया कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, इस जगह पर n = mg है, तो जो नेक्स्ट लॉ है उसमें हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये कहा गया। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो यहां से कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू kn और μn। किसी किसी बुक में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को k लिखा गया है, किसी किसी बुक में म्यू लिखा गया है। जहां पर k एंड म्यू दोनों को हम कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये हमेशा नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। तो यहां से अगर देखा जाए तो k और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। यूनिट की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स है, नॉर्मल भी एक फोर्स है। दिस इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, यानी कि ये दोनों यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों फोर्स है। तो
के या म्यू, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक ही है, इन दोनों का डायमेंशन भी नहीं होगा, इन दोनों का यूनिट भी नहीं होगा, दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब एक और चीज देखें यहां पर कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो हमने पता चल गई हमें कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होती है। अगर म्यू आपको दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम ये देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम देखें एक बॉडी के बारे में कि एक बॉडी है, जरा ध्यान देंगे आप, दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट, ये नहीं है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैं बताना चाह रहा हूं आपको। फ्रिक्शन कैसे लगता है, मान लीजिए इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है और इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, जरा आप ध्यान देना इस चीज को। इस बॉडी का मास m1 मान लीजिए, इस बॉडी का मास m2 मान लीजिए। अब जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे, सपोज आपने फोर्स F लगाया और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, कहने का मतलब ये दोनों सरफेस आपका रफ है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें m2 के लिए, यहां पर m2 के पर अगर देखें, इधर हमने फोर्स अप्लाई किया, इधर m2g फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल पुल है, यहां नॉर्मल रिएक्शन है, एंड इस डायरेक्शन में F1 फ्रिक्शन एक्ट किया, क्योंकि पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है तो सेंस जो होगा किसका, फ्रिक्शन का, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होता है। यहां पर F1 जनरेट कर गया। अब यहां पर दो कंडीशन होगा। कंडीशन नंबर 1 कि अगर F या तो F1 से कम होगा, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन से कम है, उस मोमेंट पर बॉडी रेस्ट में होगी। दूसरा केस होगा या तो F F1 से ग्रेटर होगा, उस केस में बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, यानी कि बॉडी चल पड़ेगी। चल पड़ेगी तो कितने एक्सीलरेशन से चलेगी, तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका होगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास m2, इतनी एक्सीलरेशन होगी। ये एक्सीलरेशन होगी m1 के रिलेटिव, इसको हम कहेंगे दिस एक्सीलरेशन इज रिलेटिव टू क्या, m1। अब देखें क्या m1 भी चल रहा है, उसके चलने की कंडीशन क्या होगी। तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें, ध्यान देना इस जगह पर, दिस इज m1, तो ग्रेविटेशनल पुल तो इसका m1g एक्ट कर गया, नॉर्मल रिएक्शन n डैश होगा सरफेस का। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना नॉर्मल m1 m2 पर दिया है उतना ही नॉर्मल m2 m1 को रिप्लाई कर देगा, दैट मीन्स वापिस दे दिया ये नॉर्मल रिएक्शन n। अब देखिए इस बॉडी पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, क्योंकि आप इस जगह खड़े होकर आपने देखा तो इसके सेंस ऑफ मोशन इधर था, इसलिए फ्रिक्शन यहां लग गया। जब यहां खड़े होकर आप देखोगे तो लगेगा इसका सेंस ऑफ मोशन इधर है, तो इसके पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होगा उस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा एंड सेम मैग्नीट्यूड का एक्ट करेगा। अगर ऊपर वाले पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में F1 है तो नीचे वाले पर उसी सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में F1 काम करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब देखें, अब इस बॉडी के लिए ये फोर्स प्ले में आ गया क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में है और इस फोर्स के कारण ये बॉडी मूव करनी शुरू करेगी, चाहेगी मूव करनी। अब मोशन में बॉडी आएगी नहीं आएगी ये डिपेंड करेगा नीचे वाले फ्रिक्शन के ऊपर, लेकिन इसका सेंस जो हो गया मोशन का वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए इस फोर्स के कारण यहां जो फ्रिक्शन होगा इस सरफेस का वो F2 होगा, प्ले में आ गया। यहां भी दो कंडीशन आएगी, यहां भी दो बातें होंगी। क्या, इसके लिए भी दो कंडीशन होगा, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1, अगर F2 F1 से ग्रेटर हो गया, अब ध्यान देना इस कंडीशन के ऊपर,
F2 F1 से ग्रेटर होगा, कहने का मतलब ये मास नहीं चलेगा। आपके दिमाग में कहीं ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि ये फोर्स इससे ग्रेटर होगा तो ये बॉडी इधर चल पड़ेगी, नहीं, इधर चलाने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जो जनरेट हुआ है। किसके कारण जनरेट हुआ? तो इस F1 के कारण जनरेट हुआ है। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये फोर्स कहां से आया है? तो सरफेस की प्रॉपर्टी से आया है। अब इस मोमेंट पर क्या होगा? बॉडी रेस्ट पर होगी, यानी कि मूव नहीं करेगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि F2 F1 से ग्रेटर है लेकिन F F1 से ग्रेटर है, कहने का मतलब कि ये बॉडी रेस्ट पर होगी और ये बॉडी चल पड़ेगी, तो इसकी एक्सीलरेशन ये हो गई। ये एक्सीलरेशन रिलेटिव टू m1 है और m1 ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट पर है, तो हम कह सकते हैं कि m2 ग्राउंड के रिलेटिव इतनी एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। अब दूसरी कंडीशन अगर हम सोचें, दूसरी कंडीशन में ये हम सोच सकते हैं कि अगर ये बॉडी रेस्ट पर है और यहां पर F लेस देन F1 है, ईवी रेस्ट पर है, यानी कि मोशन हो ही नहीं रहा। जबकि पहली कंडीशन में यह था कि अगर ये रेस्ट पर था और ये चल रहा था उस पर, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी इसके रिलेटिव थी, और ये ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट पर था तो इसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव आ गई। तीसरी कंडीशन के बारे में सोचे जरा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि F2 अगर F1 से लेस हो गया, यहां भी दो बातें होंगी। F2 अगर F1 से लेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि F1 डोमिनेंट है। अब इसके कारण यह बॉडी चल पड़ेगी, ये मोशन में आ जाएगी m1 जब मोशन में आ जाएगा तो इस मोमेंट पर क्या होगा? अगर इसकी एक्सीलरेशन हम देखेंगे तो ये एक्सीलरेशन, यहां पर भी दो कंडीशन आएगा कि फर्स्ट जो एक्सीलरेशन होगा इसका, वो एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे हम? तो एक्सीलरेशन हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई m1। इस कंडीशन में ये एक्सीलरेशन किसके रिलेटिव हो गया? ग्राउंड के रिलेटिव है। अब यहां पर दूसरी बात एक और आ जाएगी कि अगर मान लीजिए कि F1 F2 से ग्रेटर है बट F F1 से लेस है, ये भी हो सकता है कि ये फोर्स इससे बड़ा है जबकि ये फोर्स इससे छोटा है। तब क्या होगा? ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पर होगी, नीचे वाली बॉडी मोशन करने में लगेगी। जब नीचे वाली बॉडी मोशन करेगी और ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पर रहेगी, यानी कि दोनों के दोनों बॉडी एक सिस्टम बना के मूव करेंगे, उस हालात में दोनों बॉडी की एक्सीलरेशन क्या होगी? सेम होगी ग्राउंड फ्रेम में। तो इस तरीके से जैसे जहां क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को वहां सेट करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि यहां पर क्या होगा। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल से ये कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये है यहां पर कि एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ सरफेस पर, ब्लॉक का मास 10 kg है, रफ सरफेस का स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.3 है, काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2 है। अब यहां पर फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स के डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा एंड बॉडी की एक्सीलरेशन कितनी होगी। अब यहां पर देखिए फोर्स के दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक बार 20 न्यूटन अप्लाई करना है, एक बार 40 न्यूटन अप्लाई करना है, और इन दोनों कंडीशन के लिए हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा एंड दोनों कंडीशन में एक्सीलरेशन कितनी होगी। क्वेश्चन को अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस। मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस में हम यूज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही जो होती है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद तो काइनेटिक के अंदर बॉडी क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका होगा कि सबसे पहले आप लिखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। दिस इज
म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.3 एंड नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी। एम दिया हुआ है 10 kg, जी की वैल्यू 10 होती है, दिस इज 100 यानी कि 30 न्यूटन। अब देखिए यहां से पिक्चर क्लियर हो गया, आपका पूरा न्यूमेरिकल का पिक्चर क्लियर हो गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 न्यूटन ऑफर कर रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है। इस हालात में क्या होगा कि बॉडी मूव नहीं करने वाली है, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। फर्स्ट केस के अंदर अगर हम देखें कि F इक्वल टू 20 न्यूटन है, जो लेस है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, इस जगह पर बॉडी मूव नहीं करेगी, दैट मींस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि जब भी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा, उस मोमेंट पर अप्लाइड फोर्स के कारण फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, यानी उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा सेल्फ एडजस्टेबल होगा, और इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है उतना ही अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, तो उस मोमेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन। एक आंसर मिल गया हमें। दूसरे पोर्शन के लिए अगर हम देखें, सेकेंड पोर्शन में फोर्स आपने 40 न्यूटन अप्लाई कर दिया, और ये फोर्स ग्रेटर देन है स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, यानी इस मोमेंट पर आप बेहिचक कह सकते हैं कि बॉडी उस सरफेस पर चल पड़ेगी, और जब बॉडी उस सरफेस पर चल पड़ेगी तो उस मोमेंट पर फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है और बॉडी चल रही है, तो उस मोमेंट पर जो फ्रिक्शन आता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यूज करेंगे। तब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एफ आर के, तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज 0.2 इंटू 100, दिस इज 20 न्यूटन। यानी एफ आर के की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 न्यूटन, और यहां पर भी 20 न्यूटन आ गई, लेकिन दोनों के लिए केस अलग अलग थे। वहां सेल्फ एडजस्ट हुआ, यहां पर मोशन के कारण आया। अब हमारे पास यहां तो एक्सीलरेशन 0 था, लेकिन यहां बॉडी जब चल रही तो एक्सीलरेशन आएगा यहां पर, तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास, तो इस जगह पर एक्सीलरेशन हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हो गया 40, फ्रिक्शनल फोर्स इस मोमेंट पर कितना लग रहा है 20 डिवाइडेड बाई मास कितना है 10, दिस इज इक्वल टू 20 बाई 10 एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है, दैट मीन्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड।